गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन बाइट्स। और आज इस लेसन में हम लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन क्लास। इसमें सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड। अब जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरह से टीचिंग होगी, कंस्टिट्यूटिंग दैट, यहाँ पे आना था टीचिंग प्रोसेस, एक वर्ड मिसिंग है यहाँ आना था टीचिंग प्रोसेस, आर कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग, लर्नर्स ऑफ टीचिंग या ऑल ऑफ दीज। तो जो डिफरेंट स्टेप्स पढ़ाने के लिए लिए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण। सेकंड, अब आप में से बहुत सारे बच्चे पैडागोजी की क्लास के लिए जो है बोल रहे थे, तो जिस भी पैडागोजी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे मैं उस पैडागोजी पे जो है क्लास बनाऊंगी। तो आप जिस भी पैडागोजी से बिलोंग करते हो, जो भी पैडागोजी आपके पास है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल, वॉटेवर, आप नीचे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से किसको जो है कौन सी पैडागोजी की ज़रूरत है, और जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें मैक्सिमम वोटिंग होगी, हम उस पैडागोजी पे क्लास कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्री एक्टिव फेज रेफर्स टू। अब अगर आप लोगों ने मेरी लर्निंग एंड टीचिंग की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जो चैनल पे ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, आप उस पर जाओ, लर्निंग एंड टीचिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस देखो, उसमें बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स की जो है बात की गई है। तो और उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो वो 4 वीडियोस आप देख लो। उसके बाद आपको इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैं यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। तो प्री एक्टिव फेज जो टीचिंग की है वो किस लिए होती है? प्लानिंग के लिए, रेफर्स टू कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, पोस्ट एक्टिव फेज या ऑल ऑफ दीज। तो जो प्री एक्टिव फेज है टीचिंग की, जिसमें टीचर प्लानिंग करती है क्लासरूम में जाने से पहले कि वो किस तरह पढ़ाएगी, किस टीचिंग एड का यूज़ करेगी, तो वो होती है प्री एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज रेफर्स टू प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज ऑप्शन ए इज योर आंसर। यानी जो उसने योजना बनानी है किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो इस फेज में, इस चरण में वो कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरैक्टिव फेज। अब जो इंटरैक्टिव फेज है टीचिंग की, वो किस चीज़ से रेफर करती है? प्लानिंग फेज से, कंडक्ट एंड मैनेजमेंट से, पोस्ट एक्टिव फेज से या ऑल ऑफ दीज। तो जो इंटरैक्टिव फेज है, इंटरैक्टिव फेज मीन्स जिसमें इंटरैक्शन करना है टीचर को। अब उसमें प्लानिंग तो हो गई आपकी प्री वाली फेज में, फर्स्ट फेज में, जो टीचर क्लासरूम में जाने से पहले कर लेती है। तो इंटरैक्टिव फेज में तो वो बच्चों के साथ इंटरैक्शन करेगी, अपने संबंध बनाएगी। तो इस फेज में टीचर क्या करती है? इट रेफर्स टू कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगर आपको इन फेजेस को एक बार पढ़ना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, मतलब अपनी यूनिट 1 कवर करनी है, तो आप लर्निंग एंड टीचिंग की जो वीडियो मैं बोल रही हूँ वो फर्स्ट वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगी। अब पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है? प्लानिंग प्रोसेस होता है, कंडक्ट एंड मैनेजमेंट होता है, या रेफर्स टू फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन, या ऑल ऑफ दीज। अब प्री एक्टिव फेज में प्लानिंग हो गई, कंडक्ट एंड मैनेजमेंट भी देख लिया हमने। तो जो फॉलो अप है कि बच्चों से ये जानना, उनसे फॉलो अप लेना कि कैसा टीचर ने पढ़ाया है, तो वो किस में होता है? वो होता है पोस्ट एक्टिव फेज में। तो आंसर है ऑप्शन सी। आज रात को आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसे कर सकते हो, चैनल पे अपलोड हो जाएगा मॉक टेस्ट। फॉर कंटेंट सेलेक्शन फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। अब टीचर जब कंटेंट सेलेक्ट करती है पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें दिमाग में रखनी चाहिए? डिमांड ऑफ सिलेबस, पहली चीज़ टीचर ये देखेगी कि डिमांड क्या है सिलेबस की। जैसे आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो ये देखा जाता है कि अगर लर्निंग एंड टीचिंग का एग्जाम है तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए। वैसे ही टीचर जब क्लास में पढ़ाने आती है तो वो ये देखेंगी कि सिलेबस की डिमांड क्या है, सिलेबस में है क्या, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। फिर एंट्री बिहेवियर ऑफ एक्सेप्टेड लर्नर्स, मतलब जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से हैं, मतलब वो एवरेज है,
या जैसे जो पेपर होता है वो जनरली ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफ़िकल्ट बने, वो एवरेज सा बनता है या वो बहुत इजी बनता है ताकि हर तरह का बच्चा उसे कर पाए। लेवल ऑफ मोटिवेशन, अब मोटिवेशन देखेगी लर्नर्स की कि किस तरह से किस हद तक बच्चे मोटिवेटेड है। टीचर्स प्रेफरेंस फॉर असेसमेंट, और दूसरा टीचर मूल्यांकन देखेगी कि किस तरह से टीचर जो है असेसमेंट करने वाली है, या ऑल ऑफ अबव। तो जब टीचर कंटेंट सेलेक्ट करेगी तो क्या किस चीज़ का ध्यान रखेगी, जब कंटेंट सेलेक्ट करेंगी तो वो सिलेबस भी देखेगी लर्नर्स का। जब क्लास में पढ़ाने के लिए जो है कोई टॉपिक होता है, सपोज बहुत डिफ़िकल्ट है, तो टीचर उसे इजी बनाने की कोशिश करती हैं, और ये देखा जाता है कि स्टूडेंट किस तरह से समझेगा, क्या और तरीके हैं। मतलब वो 3 ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी अपने पास रखेंगे कि सपोज़ अगर इस तरह से बच्चे को नहीं समझ आया तो ठीक है दूसरी तरह से समझाते हैं, दूसरे से नहीं समझ आया तीसरे से समझाते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान टीचर रखेगी, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर हैज़ टू सेलेक्ट, द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट appropriate strategies and tactics of teaching keeping in view of the content and objectives of teaching। अब टीचर को जो है अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती है। मतलब जैसे अगर टीचर को आपको पढ़ाना है तो उसको ये देखना पड़ेगा टीचर को कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ कि बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाए। तो दिस ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करे कि कैसे पढ़ाना है। सपोज एक टॉपिक है बहुत ही डिफ़िकल्ट, तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर ऑलरेडी सोच लेगी कि हाँ इसको मॉडल से पढ़ाया जाएगा, मैप से पढ़ाया जाएगा, या किस वे में पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेकंड, इस ऑपरेशन की कोई वैल्यू नहीं है या इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, आप ऐसे ही आओ क्लास में और पढ़ा दो, या ऑल ऑफ अबव। तो टीचर अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज प्लान करती हैं। टीचर ऐसा नहीं है कि आपने आपके आगे आके टॉपिक शुरू कर दिया, टीचर को देखना पड़ता है कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ, बच्चों को जो है मैक्सिमम नॉलेज उसमें से मिले और उन्हें समझ आए। तो ये ऑपरेशन या ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन टीचिंग एंड एजुकेशन फील्ड। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट question, the teacher should decide beforehand about strategies and tricks which he has to use during the course of classroom teaching। तो ये क्वेश्चन भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में से है कि टीचर को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा क्या ट्रिक्स आप यूज़ करोगे कि बच्चे को क्लासरूम में सब समझ आ जाए। तो इसके लिए टीचर क्या करेंगी, व्हेन एंड व्हाट डिवाइस ऑफ टीचिंग, मतलब टीचर ये देखेगी कि कब कौन सा डिवाइस यूज़ करना है, कब कौन सी टीचिंग एड यूज़ करनी है, और कब आपको जो है कैप्सुलेशन मतलब पूरा का पूरा जो है रिवाइज कराना है, और कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे मूल्यांकन करना है, या ऑल ऑफ अबव। तो टीचर बिफोर हैंड ये सभी चीज़ें देख लेती है कि कैसे पढ़ाना है, क्या मेथड यूज़ करना है, और किस तरह से आपका मूल्यांकन करना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान एक टीचर रखती है एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिमुलेशन कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स। अब जो स्टिमुलेशन है, उत्तेजना है, वो विभिन्न प्रकार की होती है। इसमें से आपको चूज़ करना है कुछ स्टिमुलेशन। क्या क्वेश्चन पूछना स्टिमुलेशन है, या बच्चों के रिस्पॉन्स को सुनना, या गाइडेंस प्रोवाइड करना, किसी बच्चे को गाइड करना, हेल्प करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, या एक्सप्लेनेशन देना। तो स्टिमुलेशन क्या होती है, स्टिमुलेशन के ये सभी टाइप्स हैं। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको वो रिस्पॉन्ड करेगा। आप किसी बच्चे का रिस्पॉन्स सुन रहे हो तो भी टीचर रिस्पॉन्ड करेगी, वापस जवाब देंगी। आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो भी वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप एक्सप्लेन करोगे तो भी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होती है स्टिमुलेशन, जिसमें आपको एक रिस्पॉन्स वापस मिलेगा। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं, और आंसर हो जाता है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। अब जो इंटरैक्टिव फेज़ होती है टीचिंग की, इस प्रोसेस में, इस फेज़ में क्या होता है। दिस फेज़ रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, मतलब इसके अंदर जो फाइनल प्लान है वो एग्जीक्यूट होता है, जो फाइनल प्लान है वो रखा जाता है। दिस इज़ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, और यही जो फेज़ है इसी में ही एक्चुअली जो क्लासरूम टीचिंग है वो होती है, और वास्तव में जो शिक्षा है वो दी जाती है।
इन दिस फेज टीचर गिव स्टूडेंट्स द लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू सम सूटेबल मोड्स। और इसी फेज में टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्सपीरियंस देती है वेरियस मेथड्स का यूज़ करके। तो ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी, ए बी सी। तो जो आपकी इंटरैक्टिव फेज़ है टीचिंग की उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती है और आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इस सभी जो फेजेस हैं इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग के पार्ट 1 में डिस्कस किया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार आप वो देख लो। नोइंग द लर्नर्स मीन्स मतलब जानने वाले को, जैसे आप लर्नर्स हो तो आपको जानने के लिए क्या, इसका क्या मतलब है? टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द न्यू लर्नर्स, कि मुझे ये जानना पड़ेगा आपको प्रीवियसली कितना आता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा अगर आपको फेजेस ऑफ टीचिंग देखना है, फेजेस ऑफ टीचिंग सॉरी डिटेल में पढ़ना है, तो एक बार आप फर्स्ट वीडियो देख लो। तो वह क्यों कह रही हूँ, ताकि मुझे ये पता हो कि आपको प्रीवियसली ये सब चीज़ें पता है और मैं आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो नोइंग द लर्नर मीन्स टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज, ये पता लगाना कि पिछला कितना आता है। टू नो एज, जेंडर एंड देयर इन्फॉर्मेशन, या फिर ये जानना कि उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है और कितना जानते हैं वो, या उनको जज करना, या फिर नन ऑफ अबव। तो लर्नर को जानने का मतलब ये होता है, एक स्टूडेंट को जानने का मतलब ये होता है, पहले आप ये देख लो उसको प्रीवियसली कितना आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दोगे तो आप उसको रिलेट कर पाओ उस पहली वाली इन्फॉर्मेशन के साथ, पहली वाली नॉलेज के साथ, ताकि उसको बेहतर तरीके में कुछ समझ आ जाए। नेक्स्ट, द इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स आर नोन एज। अब जो इनिशिएशन है, जो स्टार्टिंग है किसी चीज़ की, और जो रिस्पॉन्स है उसे क्या बोला जाता है? वर्बल इंटरेक्शन। अब जैसे सपोज करो आप किसी से मिले, तो आप हो सकता है आप इनिशिएट करो, आप कुछ बोलो पहले, या वो कुछ बोलेगा पहले। तो इनिशिएशन का मतलब शुरू करना और वापस में एक रिस्पॉन्स जवाब मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? वर्बल इंटरेक्शन। वर्बल मतलब जो बोल कर इंटरेक्शन हो रही है, मौखिक बातचीत। रिटन इंटरेक्शन जिसमें लिख के बातचीत हो रही है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जिसमें इनिशिएशन है और रिस्पॉन्स है, मतलब एक बंदा इनिशिएट करेगा, बात को शुरू करेगा, और दूसरा बंदा रिस्पॉन्स देगा, उसे क्या बोलते हैं? वर्बल इंटरेक्शन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन। अब जो मूल्यांकन का जो प्रोसेस है वो किस में आता है? प्री एक्टिव फेज़ में, पोस्ट एक्टिव फेज़ में, या दोनों ही में ही आता है, या नन ऑफ दीज? तो जो इवैल्यूएशन होती है वो लास्ट में होगी, क्योंकि प्री एक्टिव फेज़ में तो टीचर प्लानिंग करती है। तो पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग की होगी इवैल्यूएशन की फेज़, जहाँ पे टीचर मूल्यांकन करेगी, असेसमेंट करेगी और ये देखेगी कि बच्चे को कहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सके। इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन वेरियस वेज। अब जो मूल्यांकन के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। टेस्ट और क्विज़ कराना, या स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना भी एक मूल्यांकन है, क्योंकि जब स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका रिएक्शन मिलता है क्वेश्चन पे। या इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस, या फिर आप सिचुएशंस देखोगे, आपने बच्चों को कोई सिचुएशन दे दी, वो किस तरह से कमेंट करते हैं, वो भी एक मूल्यांकन का तरीका है क्लासरूम में। या ऑल ऑफ अबव। तो इवैल्यूएशन जो है, जो मूल्यांकन है, ये सारी जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, टेस्ट कंडक्ट करना, क्विज़ करना क्लास में, बच्चे का रिएक्शन देखना, ऑब्जर्व करना, ये सभी इवैल्यूएशन के तरीके हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। मेमोरी लेवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग की जो बात कर रहे हैं तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। और लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल को क्या बोला जाता है? मतलब जिसमें सिर्फ आपको अपने दिमाग में कुछ रट्टा मारना है, ऐसे लेवल को क्या बोलते हो? थॉटलेस टीचिंग, कि आपको कुछ सोचना नहीं है, बस जो रट्टा मारा है वो बोल दो, वो लिख दो। थॉटफुल टीचिंग, या अपर थॉटफुल, या ऑल ऑफ दीज। तो लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को क्या बोलते हैं? थॉटलेस टीचिंग, जिसमें सिर्फ क्रैमिंग मेथड होता है, जिसमें सिर्फ रट्टा मारने के लिए बोला जाता है, अपने दिमाग का यूज़ यहाँ नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप कुछ समझ के कर रहे हो। थॉटलेस टीचिंग, थॉटफुल टीचिंग, अपर थॉटफुल, या ऑल ऑफ दीज। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को क्या बोला जाता है? थॉटफुल टीचिंग, यानी विचारशील शिक्षण। रिफ्लेक्टिव लेवल को क्या बोलते हैं? तो इनके आप नाम याद रखोगे।
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को क्या बोला जाता है? थॉटलेस, थॉटफुल, अपर थॉटफुल, क्या ऑल ऑफ दीज? तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को बोलते हैं अपर थॉटफुल लेवल। तो 3 लेवल्स थे टीचिंग के, तीनों के जो अलग नाम थे वो आप याद रखोगे कि कौन सा सिर्फ क्रैमिंग पे बेस्ड है, कौन सा आपके थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है और कौन सा अपर थॉटफुल लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash means teaching someone to accept a set of beliefs without questioning them। तो ये कह रहा है कि किस चीज़ को ये बोला जाता है कि आप बस जो कोई भी चीज़ जो बोली जा रही है उस पर विश्वास कर लो और कोई क्वेश्चन मत करो। इंडोक्ट्रिनेशन, कस्टम्स, लर्निंग या नन ऑफ अबव। तो ऐसी चीज़ जहाँ ये बोला जाता है कि आपको सिर्फ जो बिलीव्स हैं, जो बातें कही गई हैं उस पर विश्वास करना है और कोई क्वेश्चन नहीं करना, उसे बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव फॉर्मुलेटेड 3 काइंड ऑफ इफेक्ट इन टीचिंग बाय मॉडलिंग। तो किसने जो है 3 तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं टीचिंग में वो दिए हैं? बंदूरा, वॉल्टर्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो 3 काइंड ऑफ टीचिंग इफेक्ट किसने दिए हैं? इन दोनों ने दिए हैं, बंदूरा एंड वॉल्टर्स, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लर्नर एक्वायर्स न्यू काइंड ऑफ रिस्पॉन्स पैटर्न। अब जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, एक नए तरीके की प्रतिक्रिया का पैटर्न जो है वो सीखते हैं। तो मॉडलिंग इफेक्ट कहते हैं उसे, इनहिबिटरी एंड डिसइनहिबिटरी इफेक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो लर्नर्स जिसमें एक नए तरह का रिस्पॉन्स पैटर्न सीखते हैं, नए तरह का आंसर्स करने का जो तरीका है वो सीखते हैं, उसे बोलते हैं मॉडलिंग इफेक्ट। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। मॉडलिंग इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट टू स्टूडेंट। अब मॉडलिंग इफेक्ट क्या होता है? मॉडलिंग इफेक्ट कब देखने को मिलता है? जब एक टीचर पेंसिल पकड़कर जो है बच्चे को सिखाती है कि कैसे कैपिटल ए लिखा जाता है और एक न्यू बिहेवियर देखने को मिलता है, मतलब बच्चे को समझ आता है कैसे करना है और वो उसको फॉलो करता है। किस तरह से नॉलेज ली जाती है? बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो मॉडलिंग इफेक्ट जो भी हमने देखा उसे क्या बोलते हैं? जब टीचर बच्चे को हाथ पकड़कर जो बता रही है कि किस तरह से कैपिटल लेटर ए लिखा जाता है और एक न्यू बिहेवियर, एक न्यू तरह का जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं टीचिंग मॉडल्स आर यूजफुल इन डेवलपिंग। तो टीचिंग मॉडल्स जो है वो किस चीज़ में यूजफुल है? सोशल एफिशिएंसी में, पर्सनल एबिलिटीज़ में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं उससे आप सामाजिक भी जो है सामाजिक तौर पे भी एफिशिएंट बनते हो, आपके अंदर पर्सनालिटी जो है डेवलप होती है, आपके अंदर पर्सनल एबिलिटीज़ डेवलप होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपके ज्ञान से संबंधित ब्रेन से संबंधित जो है विकास होता है, और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो छात्र का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उससे संबंधित भी जो है चेंजेस होते हैं। तो टीचिंग मॉडल सभी चीज़ों की डेवलपमेंट करता है। आंसर है ऑप्शन ई। डैश डिस्क्राइब अ मॉडल ऑफ टीचिंग एज अ प्लान और पैटर्न दैट कैन बी यूज टू शेप करिकुलम। अब किसने ये मॉडल दिया था टीचिंग का जिससे करिकुलम को शेप किया गया है और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिज़ाइन किया गया है कि किस तरह से क्लासरूम में टीचिंग देनी है, किस तरह से क्लासरूम में गाइडेंस देनी है? उनका नाम क्या है? ब्रूस जॉयस, मार्शा वेल, वॉल्टर, पीट्स या नन ऑफ अबव। तो ये जो पर्सन थे उनका नाम था ब्रूस जॉयस एंड मार्शा वेल, जिन्होंने मॉडल ऑफ टीचिंग को बताया था किस तरह से मॉडल ऑफ टीचिंग जो है करिकुलम को बदल सकता है, क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए क्लासरूम में। तो इनका नाम है ब्रूस जॉयस एंड मार्शा वेल। आंसर है ऑप्शन ए। टीचिंग मॉडल्स आर जस्ट। अब टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं? टीचिंग मॉडल्स इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस हैं, मतलब आपको निर्देश देते हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं या नन ऑफ दीज। तो टीचिंग मॉडल्स क्या है? टीचिंग मॉडल्स जो है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस हैं। अब हम बात करेंगे टीचिंग मॉडल्स के बारे में। तो टीचिंग मॉडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। सबसे पहले हम इनके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इनकी यूटिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अब फोकस, फंडामेंटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके?
पहला है फोकस। फोकस क्या होता है? मेन एस्पेक्ट है टीचिंग मॉडल का कि किसी भी टीचिंग मॉडल में जब तक फोकस नहीं होगा तो गोल कैसे अचीव होगा। तो हर टीचिंग मॉडल का एक एलिमेंट है बेसिक फोकस। हर टीचिंग मॉडल डिफ़र करता है एक दूसरे टीचिंग मॉडल से। मतलब टीचिंग मॉडल मीन्स किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाएगा, वो एक मॉडल जो डेवलप किया गया है उसका फोकस तो होगा ही कि क्या इसका फोकस है, कैसे ये गोल अचीव किया जाएगा। और हर मॉडल के बल अलग अलग पहलू और स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और अलग अलग उनके पास जो है कॉम्पिटेंसीज़ होती है, अलग अलग उनके पास ये होता है कि हमें ये कैसे अचीव करना है। उनके पास ये एक जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टीचिंग मॉडल का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंटेक्स। आप मेन पॉइंट याद रखोगे कि कितने इनके एलिमेंट्स हैं, क्या इनके नाम है। सिंटेक्स में क्या आता है? सिंटेक्स में आता है स्टेप्स, कि किस तरह से जो है टीचिंग प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा। और ये सिस्टमेटिक होता है कि कैसे जो है पढ़ाया जाएगा। इन इट द टीचिंग एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन, मतलब इसमें क्या होता है सिंटेक्स में कि जो टीचिंग एक्टिविटीज़ है और जो इंटरेक्शन है एक बच्चे और एक टीचर के बीच में वो देखी जाती है। और सिंटेक्स के अंडर जो टीचिंग टैक्टिक्स है जो टीचर यूज़ करिए क्लास में पढ़ाने के लिए, जो टीचिंग एक्टिविटीज़ होगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए जो टीचिंग मॉडल का सेकंड एलिमेंट है सिंटेक्स, इसे कहलाया जाता है। तो फर्स्ट था फोकस, कि हर टीचिंग एलिमेंट का एक फोकस होगा। सिंटेक्स के अंदर वो स्टेप्स आएंगे कि कैसे टीचिंग को कैरी आउट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसके अंदर वेरियस क्या टैक्टिक्स होगी जो टीचर यूज़ करेगी, कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, ये सभी सिंटेक्स में आता है। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप एक बार इन पॉइंट्स को रीड कर लो दोबारा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, तो पहले हम देखेंगे थर्ड एलिमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन जो है टीचर को ये बताता है कि किस तरह से जो है एक किस तरह से एक लर्नर को रिगार्ड किया जाए और एंड टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट द लर्नर डज। मतलब जो एक स्टूडेंट है जो वो कर रहा है उसको कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, कैसे आपको रिएक्ट करना है। और ये एलिमेंट किससे कंसर्न है? टीचर के रिएक्शन से, कि अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है या वो किसी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाउ विल यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे रिस्पॉन्स दोगे उसको। नेक्स्ट इज सोशल सिस्टम। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है सोशल सिस्टम, ये क्या कहता है? इट इज़ रिलेटेड विद इंटरेक्टिव रूल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन। अब सोशल का मतलब होता है सोशलाइज करना, मिलना जुलना। तो इसमें क्या है? ये रिलेटेड है इंटरेक्टिव रूल्स के साथ और रिलेशनशिप के साथ जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा बिहेवियर है, तो सोशल सिस्टम ये बताता है। ये बताता है कि एक टीचर और एक प्यूपिल मतलब एक शिष्य के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। एंड इन सम, जैसे कुछ जो मॉडल्स थे वो टीचर सेंटर्ड थे जो सिर्फ टीचिंग पे ही फोकस कर रहे थे, फिर कुछ मॉडल है जो स्टूडेंट सेंटर्ड है जो स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हैं। सॉरी। तो जो टीचिंग मॉडल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब स्टूडेंट के ऊपर उनका मेन फोकस होना चाहिए। तो ये एलिमेंट इस चीज़ पे बेस्ड है कि आप ये मान लो एक छोटी सी सोसाइटी है, एक मिनिएचर सोसाइटी है जिसके अंदर शिष्य हैं टीचर के और वो टीचर खुद है, जहाँ पे वो किस तरह से बच्चों के साथ रिएक्ट करती है, बात करती है, सोशलाइज करती है। तो ये 4 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं। 4 एलिमेंट्स में से किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिफ्थ एलिमेंट है सपोर्ट सिस्टम। 6 एलिमेंट है टोटल, फिफ्थ है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू एडिशनल रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे पढ़ाने के लिए एक टीचर को सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्लासरूम में एक बोर्ड चाहिए, बुक्स चाहिए, लेबोरेटरी किट्स चाहिए, रेफरेंस मटेरियल चाहिए, तो ये हो गया सपोर्ट सिस्टम। मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? बियॉन्ड कि टीचर के पास भी स्किल है, टीचर के पास कैपेसिटी है, टीचर के पास नॉलेज है, बट उस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए टीचर को ब्लैक बोर्ड, चौक, जो भी टीचिंग एड चाहिए, जो भी बुक्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो आता है सपोर्ट सिस्टम में। फिर आता है एप्लीकेशन। अब इतने सारे हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए और टीचर को ये सब कुछ पता है इन एलिमेंट्स का, अब वो कैसे अप्लाई करेगी इस चीज़ को, कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये आता है एप्लीकेशन में। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। अब हम देखते हैं इसकी यूटिलिटी।
उससे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टीचिंग मॉडल के? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? टीचिंग मॉडल क्या करता है, एनकरेज करता है टीचिंग को, कि टीचर को जो है एक टीचिंग, जैसे बोलते हैं टीचिंग इज़ एन आर्ट, तो उस आर्ट को एनकरेज करता है। डेवलपमेंट ऑफ इनहेरेंट एबिलिटीज़, मतलब उस, जैसे टीचर आपको कोई लेक्चर जो है दे रही है, तो आपकी जो एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करना, उसको और बेटर करना, उसको अच्छा बनाना, ये टीचिंग मॉडल का एक मेन गोल होता है। देन टीचिंग मॉडल किस पे बेस्ड होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीचिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन, ऑप्शंस दे देंगे तो दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब उसमें ध्यान रखा जाता है कि हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट है। इसलिए आप अगर ये देखोगे कि आपका जो स्कूल का सिस्टम है वो सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। ऐसा तो नहीं होता ना आप क्लासरूम में गए और आपको पूरे साल का सिलेबस एक दिन में पढ़ा दिया, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है हर स्टूडेंट की कैपेसिटी डिफरेंट है, एबिलिटी डिफरेंट है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि टीचिंग मॉडल इन्फ्लुएंस जो होता है उस पर प्रभाव होता है फिलॉसफी का, क्योंकि हर टीचिंग मॉडल जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है किसी ना किसी फिलॉसफी से। जैसे किसी बंदे ने कोई फिलॉसफी दी कि लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए मॉडल, तो उसमें किसी ना किसी फिलोसोफर का प्रभाव है। आंसर्स फंडामेंटल क्वेश्चंस, अब जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, जितने भी टीचर को क्वेश्चंस है या जितने भी स्टूडेंट को क्वेश्चंस हैं, वो सभी एक टीचिंग मॉडल में कवर हो जाते हैं और उसके अंदर ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। देन प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के अंदर क्या है कि टीचिंग मॉडल एक प्रॉपर एक्सपीरियंस देता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। टीचर को कैसे बिहेव करना है, टीचर को कैसे पढ़ाना है, टीचर को कैसा प्रेजेंट करना है। देन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, अब जो बेसिस है टीचिंग मॉडल का उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, और ये फाउंडेशन है टीचिंग मॉडल के। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए फाउंडेशंस ऑफ टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, तो उसे बोलते हैं मैक्सिम्स। मैक्सिम्स मतलब प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन। अब डेवलपमेंट जो टीचिंग मॉडल की है वो रेगुलर और कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, कि एक टीचिंग मॉडल जो है ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों को ये सब पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज आप कल को स्कूल में जाओगे, पढ़ाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग मॉडल जो है वो कैसा होता है, कैसे आपको पढ़ाना है। और ये जो टीचिंग मॉडल है ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने फॉलो किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 महीना किया, बट जब तक आप पढ़ा रहे हो, जब तक आप उस कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपको ये फॉलो करना है। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल, इनको ध्यान से देखना। आगे देखते हैं इनकी यूटिलिटी क्या है या इनका यूज़ क्या है टीचिंग मॉडल्स का। तो इनकी यूटिलिटी क्या है? टीचिंग मॉडल्स आर यूज़फुल इन सोशल एफिशिएंसी, पर्सनल एबिलिटीज़, मतलब आपको सोशली भी हेल्प करते हैं, आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ आपको भी संवारते हैं, आपकी भी पर्सनालिटी इंप्रूव करते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और आपके बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स जो एक टीचर को बताया जाता है या टीचर फॉलो करता है, तो वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो, आप पर्सनली एबल बनो, आपके दिमाग की डेवलपमेंट हो, आपका बिहेवियर चेंज हो। टीचिंग मॉडल्स हेल्प टू एस्टैब्लिश टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशनशिप। तो टीचिंग मॉडल्स हेल्प करते हैं कि एक टीचर और एक लर्नर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो सके, इफेक्टिव हो सके। देन टीचिंग मॉडल्स हेल्प करते हैं एक रैशनल थिंकिंग में, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग में। टीचिंग मॉडल स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एजुकेशनल इनोवेशंस। अब जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है, जितनी भी न्यू इनोवेशंस आती है, टीचिंग मॉडल क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, मतलब आपको वो सब पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है, वो स्ट्रैटेजीज, वो टैक्टिक्स। एंड टीचिंग मॉडल्स असिस्ट मेकर्स ऑफ मटेरियल टू क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग। टीचिंग मॉडल्स क्या करती हैं? जो मेकर्स हैं मटेरियल के, जैसे सपोज आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू दिस चैप्टर ऑफ द बुक लर्निंग एंड टीचिंग, तो मेरी ये कोशिश रही है कि मैं इसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव में जो है आपके सामने ला सकूं। तो टीचिंग मॉडल असिस्ट करते हैं ऐसे ही टीचर को, किसी भी टीचर को अपनी टीचिंग जो भी उनके पास मटेरियल है उसको इंटरेस्टिंग बनाने में। देन टीचिंग मॉडल असिस्ट करते हैं टीचर्स को कि अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने में, कि और किस तरह से वो अपने आप को डेवलप कर सकती हैं इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढालने के लिए। देन टीचिंग मॉडल हेल्प करते हैं करिकुलम प्लानर्स को, कि किस तरह से आपने करिकुलम को प्लान करना है, बिकॉज हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है, उसकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है। देन टीचिंग मॉडल इवैल्यूएट्स, टीचिंग मॉडल क्या करते हैं? स्टूडेंट का बिहेवियर इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, ताकि टीचर को इजीली समझ में आ सके कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। तो ये सारी यूटिलिटी थी, इनमें से किसी भी लाइन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लेना।
अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Dash is a set of group-based individualized teaching and learning strategies based on the premise that students will achieve a high level of understanding in a given domain if they are given enough time। तो ये क्या कह रहा है, ग्रुप बेस्ड टीचिंग है और ये ऐसी टीचिंग है जहाँ पे बच्चे को जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है इस तरह से कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हाई हो जाए और उसको इनफ टाइम दिया जाता है अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहेंस करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, मास्टरी लर्निंग या सिर्फ लर्निंग या डोमिनेटिव लर्निंग या ऑल ऑफ अबव। तो ऐसी लर्निंग को जो ग्रुप बेस्ड है और टीचिंग और लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो है इस चीज़ पे बेस्ड है कि बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाया जाए पूरा टाइम देके, इसे बोलते हैं मास्टरी लर्निंग, ताकि उसे एक सब्जेक्ट पे एक कॉन्सेप्ट पे मास्टरी कराई जा सके और फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। अब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया था, J.R. सचमैन, क्रो एंड क्रो, B.S. ब्लूम या ऑल ऑफ अबव। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल दिया था J.R. सचमैन ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर, क्रो एंड क्रो, B.S. ब्लूम या ऑल ऑफ अबव। तो जो कैम है CAM, कैम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेसर मॉडल कंसिस्ट ऑफ। तो जो ग्लेसर मॉडल है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, उसके 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंट्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो जो ग्लेसर मॉडल है उसके सभी के सभी ये एलिमेंट्स हैं, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार पहले वाली भी 4 वीडियोस देख लो, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आप जो है मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना। आई होप वो आपको हेल्प करेगा। और अपने पैडागॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक बार नीचे मेंशन कर देना, सो दैट हम उन पे भी वर्कआउट कर सकें।